राहुल गांधी सब्जी मार्केट पहुंचे थे, महिलाओं से बातचीत की है, सब दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन मैं आपको बताता हूं कि देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबर है वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या करता हूं, सबसे पहले आपको बताता हूं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जो 8 से 9 सीधे मुद्दे की बात आप देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत राहुल गांधी की सब्जी मार्केट से आई तस्वीरों से करूंगा। आज राहुल गांधी दिल्ली में सब्जी मार्केट गए, महिलाओं से बातचीत की, दुकानदारों से सब्जियों का दाम पूछा। राहुल गांधी के वीडियो पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे, जुड़े रहिएगा, सब कुछ दिखाएंगे। दूसरी खबर में आपको पहाड़ों की बर्फबारी दिखाएंगे। अगर आप भी पहाड़ों पर छुट्टी मनाने जाने वाले हैं तो जुड़े रहिएगा। कहाँ कैसा हाल है, कहाँ जाम लग रहा है, कहाँ होटल मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, बर्फबारी कितनी हो रही है, सब कुछ बता देंगे। तीसरी खबर में बात मध्य प्रदेश की करेंगे। भोपाल में मचे बवाल की पूरे देश में चर्चा हो रही है। भोपाल के जहांगीराबाद में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, बीच सड़क पर जमकर बवाल हुआ है, विस्तार से बात करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और खूब पैसा, सोना, चांदी मिल रहा है। आज क्या क्या अपडेट मिला है ये भी देखना चाहते हैं तो मुद्दे की बात के साथ बने रहिएगा। 5वीं खबर में बात करेंगे बाबा साहेब अंबेडकर के मुद्दे पर पूरे देश में राजनीति चल रही है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस सड़क पर है। इसी बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा रही है। पूरी खबर बताएंगे, जुड़े रहिएगा, सब कुछ दिखाएंगे। 6वीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। विस्तार न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। बेमेतरा में रील बनाने वाली मैडम निलंबित हो गई हैं। बच्चे कलेक्टर के पास पहुंचे थे। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। और हाँ, शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसमें विस्तार न्यूज का जिक्र किया है कि विस्तार न्यूज में ये खबर दिखाई गई थी, इसलिए कार्रवाई हुई। 7वीं खबर में बात करेंगे बालोद से एक अच्छी तस्वीर आई है। गैस सिलेंडर को ले जाने में अब किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। बच्चों ने गाड़ी बना दी है, बहुत शानदार जुगाड़ है, देखिएगा आपको भी राहत मिलेगी। 8वीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ ठगी की। आज फिर बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ का पैसा, आपकी कमाई का पैसा थाईलैंड कैसे जा रहा है। 9वीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ को 2 नहीं 3 मंत्री मिल सकते हैं भाई साहब, कैसे क्या है इसका गुड़ागणित ये भी दिखाएंगे। और आखिर में कुछ ऐसी खबरें दिखाएंगे जिसकी चर्चा पूरे देश में। फिलहाल चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और सीधे मुद्दे की बात में खबर का जो पूरा डोज है वो आपको दे देते हैं। सबसे पहली खबर क्या है, राहुल गांधी लहसुन खरीदने निकले हैं। अब अगर इतने बड़े नेता लहसुन प्याज खरीदने निकलेंगे तो चर्चा तो होगी। क्यों चर्चा होगी? सब्जी बहुत महंगी हो गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं, सुबह सुबह पोस्ट किए कि जो लहसुन 40 रुपए का था वो अब 400 का हो गया है। राहुल गांधी दिल्ली में सब्जी बाजार पहुंचे, सब्जी खरीद रही महिलाओं से बातचीत की, सब्जी विक्रेताओं से बात की, एक एक सब्जी का दाम पूछा। सब्जियां तो सभी महंगी हुई हैं, लेकिन लहसुन की महंगाई एक मुद्दा बन गई है। राहुल गांधी सब्जी बाजार से लौटे तो खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लहसुन के दाम के जरिए बढ़ती महंगाई पर सवाल उठाए। पहले राहुल गांधी का ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए। लहसुन नहीं दे सकते सर जी हम। कितना लहसुन? सोना सस्ता होगा पर लहसुन महंगा है। लहसुन कितने का है? 400 कितने का है लहसुन? 400 रुपए किलो चल रहा है। कुछ कम नहीं करेंगे लहसुन? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम 1 पाव तो ले लूं घर चलाने के लिए। कितना देना है? 1 पाव। 90 रुपए देना आपको। कुछ तो कम करो महंगाई के हिसाब से। 10 रुपए। चलो 10 रुपए। चलो ठीक है, 1 पाव कर दीजिए। पूरे साल कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई। अच्छा। आलू प्याज जो बेसिक चीज है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं जो सस्ती हुई हो। और पुराने प्याज वो अभी पिछले हफ्ते 80 रुपए किलो खरीदे हमने। जहाँ किलो में लहसुन खरीद रहे हैं वहाँ 1 पाव में आप काम चलाना पड़ रहा है, इतनी महंगाई है। मैं तो आती हूँ 4-5 सब्जी लेने, 2 सब्जी लेके घर वापस जाती हूँ। राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है और हम आपको सोशल मीडिया ट्रेंडिंग जरूर दिखाते हैं। अब राहुल गांधी सब्जी मार्केट गए, वीडियो शेयर किया और बढ़ती महंगाई पर सवाल उठाए, खासकर लहसुन के दाम पर सवाल उठाए कि जो लहसुन 40 रुपए किलो का था वो अब 400 पार पहुंच गया है। देखिए, नेताओं की तस्वीरें आती हैं तो आपको नेताओं का रिएक्शन ही दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। लेकिन सब्जी मार्केट कौन जाता है? आम जनता जाती है, आप और हम जाते हैं। इसलिए आपके शहर में सब्जी का हाल क्या है ये जानने हमारे सहयोगी अलग अलग शहर में पहुंचे। दिल्ली से लेकर भोपाल तक, रायपुर से लेकर जबलपुर तक विस्तार न्यूज ने सब्जियों, खासकर लहसुन के दामों को लेकर दुकानदारों से बातचीत की है। जनता से राय जाना है कि आखिर उनके शहर में सब्जियों का भाव
कहां तक पहुंच गया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए। लहसुन के बढ़े दामों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है और लहसुन जो है 400 रुपए किलो मार्केट में बिक रहा है। ये लहसुन का रेट बहुत बढ़ गया है। अभी से नहीं बढ़ा है, कब से बढ़ा हुआ है। 400 भी चल रहा है, 80 रुपये भी है, क्वालिटी का रेट है। हम इंदौर के नंदलालपुरा सब्जी मंडी में मौजूद है। राहुल गांधी जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं 40 रुपए किलो, 7-8 साल पहले जरूर था 40-50 रुपए किलो, वर्तमान में नहीं है। नहीं, हम तो इसे कब से ही देख रहे हैं महंगा। 6 महीने से देख रहे हैं। पूरा भारत में 40 रुपए किलो नहीं है। राहुल गांधी जी ने कैसा बोल दिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और नेताओं को महंगाई की याद आने लगी है। राहुल गांधी आपके पास आए थे और क्या कौन सी सब्जी खरीदी उन्होंने? सब्जी खरीदे, रेट पूछे सब। सबसे महंगी सब्जी कौन सी? अभी लहसुन चल रहा बस। लहसुन जो सफ़ेद सोना है और महिलाएं कह रही है दिल्ली की कि सोने के रेट कम हो रहे हैं लेकिन लहसुन के रेट कम नहीं हो रहे हैं। लहसुन महंगा है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये, कृषि मंत्री शिवराज सिंह अपने में बिजी हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सरकार क्या होगा रही है कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? तो ये लहसुन के रेट हैं जो हम आपको बता रहे हैं और लहसुन में आप देख भी रहे होंगे कि अब तो लहसुन मंडियों से चोरी भी हो रहा है, ये डर को भी लग रहा है। लेकिन फिलहाल लहसुन बिक रहा है, महंगाई सही बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। बताइए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कोई चैनल है जहां से राहुल गांधी लहसुन का दाम पूछने गए थे वहीं विस्तार न्यूज का रिपोर्टर पहुंच गया? वहीं पहुंच गया विस्तार न्यूज का रिपोर्टर। यही है विस्तार न्यूज। बताइए, लहसुन की बोरी ही चोरी हो गई। लहसुन के लिए लोग भिड़ जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं। लहसुन पर इतने विस्तार से चर्चा क्यों जरूरी है जानते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश लहसुन की बड़े स्तर पर खेती होती है। मध्य प्रदेश करता है। सोयाबीन के साथ ही मध्य प्रदेश लहसुन उत्पादन में भी देश में पहला स्थान रखता है। देश के करीब 63% लहसुन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। भाई साहब, लहसुन के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। सब कुछ स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए। देखिए मेरे बगल में, बारिश और खराब मौसम के चलते रबी लहसुन की फसल को नुकसान पहुंचा। इससे फसल कटाई में देरी होने से रबी लहसुन की आवक मंडियों में देरी सी हुई, जिसकी वजह से रिटेल मार्केट में लहसुन की कीमतें लगातार 400 से 500 रुपए के बीच कारोबार कर रही हैं। समझ गया? एक्सपर्ट की माने तो कई व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए लहसुन की जमाखोरी कर रहे हैं। मतलब व्यापारियों ने लिमिट से ज्यादा लहसुन का स्टॉक कर लिया है और मार्केट में कम मात्रा में धीरे धीरे इसकी सप्लाई कर रहे हैं। इससे डिमांड और सप्लाई में अंतर आने की वजह से लहसुन की कीमतें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक किसान लहसुन की खेती से धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं। साल 2021-22 के दौरान पूरे देश भर में लहसुन का रकबा 4,31,000 हेक्टेयर था, जो 2022-23 घटकर 3,86,000 हेक्टेयर हो गया। यानी एक ही साल में लहसुन के रकबे में 45,000 हेक्टेयर की गिरावट आई है। तो लहसुन की खेती में कमी आई है। ये भी एक बड़ी वजह है लहसुन के रेट बढ़ने की। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि जनता परेशान है। लहसुन 400 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इसलिए इतने विस्तार से बातचीत करना और पूरे शहर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाना जरूरी था। और अगली खबर क्या है? आपने टिकट कराई कि नहीं कराई? मैंने तो करा ली। बहुत सारे लोग हैं जो करा रहे हैं। कहां जाने के लिए? घूमने जाने के लिए। क्यों? न्यू ईयर में घूमने जा रहे हैं, क्रिसमस में घूमने जा रहे हैं। तो इस खबर को जरूर देखिए, सावधान हो जाइए। और क्यों ऐसा कह रहा हूं पता है आपको? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर पर आप भी छुट्टियों का प्लान कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपने टिकट करा ली। मैंने तो करा ली। आपके भी बच्चों को स्नोफॉल देखना है। परिवार के साथ आप पहाड़ों पर बर्फबारी देखने जाने वाले हैं। बिल्कुल जाइए, लेकिन संभल कर। बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर, बहुत ज्यादा। छुट्टियों का सीजन शुरू हो गया है। बस इसीलिए आपका अपना चैनल आपके लिए ही ये रिपोर्ट लेकर आया। देखिए तस्वीर। पहाड़ चाहे कश्मीर के हों,
उत्तराखंड के हों या फिर हिमाचल प्रदेश के, जबरदस्त बर्फबारी की वजह से पहाड़ सफेद चादर में लिपटते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी जारी है और थोड़ा बोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही। तो वहीं जम्मू कश्मीर भी सफेद बर्फ की चपेट में। उत्तराखंड की पहाड़ियां भी इन दिनों स्नोफॉल की गवाह बन रही हैं। ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आई तस्वीरें हैं ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री के नीचे बना हुआ है, 0 डिग्री के नीचे चला गया। अब आपको एक एक करके अलग अलग प्रदेशों की तस्वीरें विस्तार से दिखा देते हैं। शुरुआत कहां से करेंगे? हिमाचल प्रदेश से करते हैं। कुल्लू, कुफरी, शिमला और लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं ये। पूरी पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं, देख रहे हैं आप। भारी बर्फबारी के बाद सड़कें भी बर्फ से ढक गई। गाड़ियों के ऊपर बर्फ की मोटी परत लेयर देखने को मिल रही है। बर्फबारी के कारण 1000 से अधिक पर्यटक वाहन अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक फंस गए हैं। मतलब आप भी अगर घूमने जाने वाले हैं हिमाचल तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। और अगर कुल्लू, कुफरी और शिमला ही जा रहे हैं तो जाने से पहले एक बार मौसम की जानकारी जरूर लीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे, घंटों जाम में फंसना पड़ेगा। हिमाचल के बाद अब आप जम्मू कश्मीर की भी तस्वीरें विस्तार से देख लीजिए। जम्मू कश्मीर की बर्फबारी देखिए। गुलमर्ग में जोरदार बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में तो डल झील ही जम गई है। डल झील के पानी को मार मार कर तोड़ना पड़ रहा है। सोनमर्ग में रास्ते, घर, गाड़ियां सब बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं। गांदरबल की तस्वीर देखिए। खूब बर्फबारी हो रही है जम्मू कश्मीर में। अगर छुट्टी मनाने कश्मीर जा रहे हैं तो पहले वहां के मौसम का हाल जरूर जान लीजिएगा। घंटों सड़क पर फंस जा रहे हैं लोग। मैंने आपको हिमाचल के भी बारे में बताया और कश्मीर के भी बारे में बता दिया। आपको दिक्कत ना हो इसलिए आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब चलिए कहां चलते हैं? उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड की भी तस्वीर विस्तार से देख लीजिए। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, गंगोत्री और औली की तस्वीरें हैं ये सब। चमोली में तो इतनी ठंड पड़ रही है कि झरना भी जम गया है। औली तो नए साल के लिए पर्यटकों की पहली पसंद बन गई। यहाँ के होटल की तो एडवांस बुकिंग चल रही है और लगभग होटल फुल हो गए हैं। गंगोत्री में बर्फबारी का आलम देखिए। पेड़ बर्फ से ढके हुए हैं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी की सड़कें भी बर्फबारी की गवाह बन रही हैं। बर्फबारी की इन तस्वीरों को देखकर सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक, कश्मीर से लेकर लद्दाख तक बर्फबारी के बाद बदलते शहर के हाल पर एक रिपोर्ट देखिए, आनंद आएगा। देखिए। जो भी प्रेडिक्शन थे वो बता रहे थे कि हमारे जाने के बाद मतलब स्नोफॉल होगी और मेरी फ्लाइट आज रात की है। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जाने से पहले मुझे एक क्लास में स्नो मिल जाएगी और इतना मज़ा आ रहा था देख के। हाँ, सुंदर। आज मेरे यहाँ पे आते ही मुझे हमारे श्री विष्णु भगवान के प्रांगण में आते ही उन्होंने बर्फ हमें दी, तो पूरा मुझे लगता है पर्यटन का जो सीजन भी पूरा शुरू हो जाएगा और सारे देश से लोग हमारे यहाँ पे आए और हमारी पवित्र भूमि का आनंद उठाए। हमें बहुत खुशी है कि बर्फबारी हुई है और आपको हिमाचल प्रदेश आमंत्रित करना चाहता हूँ। पहली बार मैंने कश्मीर में लाइव स्नोफॉल देखी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हमेशा से सुना था कि कश्मीर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है। पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है जिससे किसानों और बागवानों के लिए ये बहुत ही खुशनुमा माहौल है। देखिए कैसे बर्फबारी देखकर सैलानी खुश हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अच्छी तस्वीर है। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले हो रही बर्फबारी से सैलानियों के साथ साथ कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। ये सीजन है, पहाड़ों पर सैलानी जा रहे हैं तो खूब कमाई हो रही है। लेकिन फिर कहूंगा, पहाड़ पर जाइए, परिवार के साथ वक्त बिताइए, लेकिन संभल कर अपना खूब ख्याल रखिए, खूब ख्याल रखिए। क्यों? क्योंकि आप उत्साहित होकर चले तो जाते हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन होता क्या है? होता ये कि जब आप वहां जाते हैं तो आपको होटलों की बुकिंग नहीं मिलती है। इसके अलावा क्या होता है? घंटों जाम लग जाता है और हाँ, हादसे भी होते रहते हैं। इसलिए फिर कह रहा हूं, आपका अपना चैनल है, आपका ख्याल रखने के लिए हम कह रहे हैं, आप अपना ख्याल जरूर रखिए, अपना ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देश से कहां आते हैं?
मध्य प्रदेश आते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी खबर है आपको पता है? मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है इस समय, क्या क्या मिल रहा है, देख लीजिए। सोना, चांदी, पैसा और नए नए खुलासे, ये सब मिल रहे हैं। सोना, चांदी, पैसा तो इतना मिल रहा है कि मैंने पहले भी कहा था, इसके पहले भी जब मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की खबर दिखाई थी, कि क्या मतलब इतना पैसा और सोना कमा के रखने का कि लावारिस कार में छोड़ना पड़ रहा है। बहुत नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्या खुलासे हुए हैं? मध्य प्रदेश इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और जो भी मामले सामने आ रहे हैं उनका कोई अंत ही दिखाई नहीं दे रहा। मतलब जितनी जांच की जा रही है उतने मामले खुलते जा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है राजधानी भोपाल में हुई 2 अलग अलग कार्रवाइयों में। कौन सा मामला कहां तक पहुंच चुका है सब बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले दोनों मामलों की शुरुआत कर देता हूं और शुरुआत जान लीजिए। पहला मामला है 18 दिसंबर का, जब राजधानी भोपाल में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी। बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने रियल एस्टेट कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग टीम को राजेश शर्मा के यहाँ 10 लॉकर मिले थे और करीब 3 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया गया था। इसके बाद जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती गई वैसे वैसे काली कमाई का खजाना भी बढ़ता गया और टीम को करीब 10 करोड़, कितना भाई साहब, 10 करोड़ रुपए कैश और करीब 25 लॉकर मिले। वहीं दूसरी कार्रवाई 19 दिसंबर को हुई थी, जब अरेरा कॉलोनी में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा था और घर से करीब 40 किलो चांदी सहित कैश बरामद किया। बाद में कार्रवाई आगे बढ़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 54 किलो सोना, 234 किलो चांदी, 11 करोड़ कैश। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुबेर का पूरा खजाना सौरभ शर्मा के पास ही। लेकिन अब दोनों ही मामलों में नए खुलासे हो रहे हैं, तो जान लीजिए क्या क्या खुलासे हुए हैं, ये भी आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात राजेश शर्मा की करते हैं। 18 दिसंबर को भोपाल में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन का मालिक राजेश शर्मा है और सूत्रों से पता चला है कि जांच में बात सामने आई है कि भोपाल के रातीबड़, नीलबड़, मेंडोरी, मेंडोरा, बिशनखेड़ी सहित भोपाल के कई गाँव में जमीन के सौदे के लिए करोड़ों रुपए कैश दिए गए थे। चंदनपुरा इलाके में भी राजेश शर्मा ने 50 करोड़ रुपए ब्लैक मनी का निवेश किया। बिलखेड़ा में कई पूर्व और वर्तमान ब्यूरोक्रेट्स ने जमीन खरीदी थी। मतलब कौन? बड़े बड़े अधिकारियों ने जमीन खरीदी थी। इसलिए अब इस मामले में कई पूर्व और वर्तमान बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। बड़े जो ताकतवर अधिकारी होते हैं ना, सब उनके नाम सामने आए। आयकर विभाग को सभी बिल्डर्स के पास से कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली है जिसमें कैश लेन देन की बात सामने आई है। जांच में यह भी पता चला है कि इन सब ने मिलकर सास की संपत्ति का भी दुरुपयोग किया है। मतलब कुछ खास लोगों के लिए अलग से सड़क भी बनवाई गई। अब ये सब बिना अधिकारियों की साठ गांठ के तो होगा नहीं भाई साहब। अधिकारी होंगे, भ्रष्टाचार कैसे करना होगा इसका पहले रणनीति बनाए होंगे, इसके बाद ही तो आगे बढ़े होंगे। मोटा पैसा लिया होगा, खूब रकम लिया होगा और फिर देखिए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कैसा हुआ। वहीं आयकर विभाग को कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि एक बड़े अधिकारी जो कि उस समय बड़े पद पर तैनात थे, उन्होंने राजेश शर्मा के जरिए अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी है। समझ रहे हैं आप? ये तो थी बात त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा को लेकर हुए खुलासों की। लेकिन अब इस मामले का रायपुर कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल आयकर विभाग ने रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका पर भी जांच शुरू की है। फिलहाल तो महेंद्र गोयनका विदेश भाग चुका है। आयकर विभाग को पता चला है कि महेंद्र गोयनका के जरिए 50 करोड़ रुपए का भुगतान अलग अलग जगह किया गया है। समझ गया? ये तो थी बात राजेश शर्मा पर हुई कार्रवाई की। अब बात करते हैं सौरभ शर्मा की। कार्रवाई के बाद तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश का असली धन कुबेर सौरभ शर्मा ही है। कांस्टेबल, इतना खजाना अब तक मिल चुका है, इतना खजाना मिल चुका है कि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई। सौरभ शर्मा मामले में अब तक क्या क्या हुआ है जान लीजिए। देखिए स्क्रीन ध्यान से, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले लोकायुक्त की टीम ने 19 दिसंबर को भोपाल में सौरभ के घर पर छापा मारा। यहाँ करीब 52 किलो चांदी मिली, 52 किलो। इसके बाद 19 दिसंबर की रात को आयकर विभाग को भोपाल के मेंडोरी के जंगलों से इनोवा कार में सोना भरा होने की खबर मिली। रात में भी आयकर विभाग ने मेंडोरी के जंगल पहुंचकर कार से करीब 54 किलो सोना और 11 करोड़ कैश बरामद किया। जांच में पता चला कि कार ग्वालियर के चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। 20 दिसंबर को आयकर विभाग ने चेतन सिंह गौर को
पूछताछ के लिए बुलाया। 21 दिसंबर को चेतन गौर ने पूछताछ में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा का नाम लिया और खुद को उसका सहयोगी बताया। 21 दिसंबर को ही आयकर विभाग को एक डायरी भी मिली जिसमें लेन देन का हिसाब किताब लिखा हुआ था। साथ ही डायरी में कई अधिकारियों के नाम भी आयकर विभाग को मिले। 22 दिसंबर तक जांच में बात सामने आ गई है कि सौरभ शर्मा ने एक साल में करीब 100 करोड़ का लेन देन किया है, 100 करोड़ का। 23 दिसंबर को इस मामले में ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने सौरभ और उसके दोस्त चेतन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। फिलहाल सौरभ शर्मा दुबई में है और आयकर विभाग विदेश मंत्रालय की मदद से सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सख्त हैं। सीएम का कहना है कि चाहे कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, सुनिए। प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। भोपाल में हुई काली कमाई की कार्रवाई पर ये अब तक का अपडेट था। आगे जो भी अपडेट होगा आपको इसी तरह से विस्तार से बताता रहूंगा। फिलहाल आगे बढ़ना है और अगली खबर क्या है पता है आपको, ये भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई है। लेकिन कौन खराब कर रहा है माहौल, कहां का? भोपाल का माहौल कौन बिगाड़ रहा है और क्यों आज पूरे देश में भोपाल की चर्चा हो रही है? पूरे देश में अगर चर्चा हो रही है तो आपके अपने चैनल में जरूर होगी, लेकिन बिगाड़ कौन रहा है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमकर बवाल हुआ है। लाठी डंडे पत्थर तो छोड़िए, तलवारें तक लहराई गई हैं। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई है, बहुत बड़ी। देखिए ये तस्वीर भोपाल के जहांगीराबाद की है। लोग हिंसा पर उतर आए हैं, हाथों में डंडा है, पत्थरबाजी कर रहे हैं। बवाल में महिलाएं भी शामिल थी। तस्वीरों में लाठी डंडे से महिलाएं लड़ती झगड़ती दिख रही हैं, मारपीट करती दिख रही हैं। देख लीजिए ध्यान से। तीसरी तस्वीर घटना के बाद की है, जहां ई रिक्शा जैसे वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। सड़क किनारे खड़ी ई रिक्शा के कांच के टुकड़े सड़कों पर बिखरे मिले। मोहल्ले का माहौल बिगड़ा तो भारी पुलिस बल की जहांगीराबाद इलाके में तैनाती कर दी गई। और जानते हैं इतना विवाद क्यों हुआ है? 2 दिन पहले तेज बाइक चलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। मामले में जहांगीराबाद थाने में 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। 2 आरोपी फरार चल रहे थे। फरार हुए 2 आरोपियों को लेकर ही आज झड़प हुई। हमारे संवाददाता सूरज तिवारी ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है। घटना के बाद इलाके में कैसा माहौल है, सब कुछ देख लीजिए, इस रिपोर्ट में समझ जाएंगे। देखिए। जहांगीराबाद के सरदार मोहल्ला में आज विवाद हो गया। देखिए किस तरह से गेट कटा हुआ नजर आ रहा है। ये निशान बता रहे हैं कि यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी हुई है। पूरा जो इलाका है छावनी में तब्दील कर दिया गया। पथराव के बाद की स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। कह रहा है कि तुम अब मुसलमान नहीं रहेगा यहाँ पर। 1 दिन पहले किराया मांगा हमने, किराया देने से मना कर दिया। दूसरे रोज 4 बजे निकला, 4 बजे उसने गाड़ी मार कर टक्कर से लड़की को गिरा दिया। 3 बच्चे मैंने के अंदर आले अंदर घुसाए थे, भर पत्थर मार रही थी मैं। चलो हाँ तस्वीरें देखिए किस तरह से पत्थरबाजी हुई। ये देखिए ईंट के निशान आपको नजर आ रहे हैं। तो हम तो सो रहे थे सर, सुबह पत्थरों की आवाज आई एकदम, तो नींद खुली। हमने पहले सबसे पहले बच्चों को बंद करा। तो इनके ऊपर हमला हुआ है और ये सीने में जो चोट आई, इनका कहना है कि छुरी से वार किया गया। दुकान का किराया मांगने गए थे तो ये शहजादे के लड़के ने मारा। ये 30 टाके आए मुझे। ये इसके ऊपर आँच नहीं आने, इन लोगों ने हमारे छोटे भाई की पगड़ी पकड़ के गिरा के उसको छुरियां मारी है। आगे छुरियां दिखा रहे हैं हमें। वीडियो में दिख रहे कुछ इस तरह के हथियार समझ आ रहे हैं, तो इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई है लगातार हमारे द्वारा की जाएगी। ये विवाद क्यों हुआ? बाइक चलाने को लेकर छोटी सी बात इतनी बड़ी बन गई कि घरों पर पथराव किया गया। तलवारें चलने से घायल भी हुए हैं लोग।
घायल की तस्वीर काफी विचलित कर रही है। जिस तरीके से मरहम पट्टी की गई है, देखकर यही लगता है कि घायल के शरीर पर गहरी चोट के निशान है, गहरी चोट है। मामले पर एडिशनल सीपी क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। 2 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था यहाँ, जिसमें 5 बदमाश के द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, 2 बचे हुए थे। उन 2 में से एक व्यक्ति आज पुनः इस मोहल्ले में जब दिखा तो उसको लेके एक दूसरा पक्ष जो है वो आक्रोशित होके और यहाँ पथराव करने लगा। और उस पे से जो है, चूँकि यहाँ कांग्रेस की रैली की वजह से बल मौजूद था, तो वो तत्काल बल आ गया और उन्होंने उनको खदेड़ दिया। मतलब हद है लोगों के पास कितना वक्त है। तेज बाइक चलाने का झगड़ा कहां तक बढ़ गया, तलवार निकल गया, लोग कट गए, काट दिए गए। अरे भाई, जो तेज चला रहा है उससे बातचीत कर लेते, तलवार निकालने की क्या जरूरत थी। भोपाल के इस मोहल्ले का वीडियो पूरे देश में वायरल है, इसलिए विस्तार से दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देते हैं आपको। और ये खबर कौन सी आपको पता है? आम्बेडकर पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, अभी भी जारी है। आम्बेडकर पर सियासत जारी है, अभी भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको देखना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिया आम्बेडकर वाले बयान पर राजनीति अभी भी जारी है, अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। अमित शाह के बयान के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अम्बेडकर सम्मान मार्च निकाला। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कई नेता शामिल हुए। भोपाल में लिली टॉकीज चौराहे से जिंसी चौराहे तक अम्बेडकर सम्मान मार्च निकाला गया। उज्जैन में भी अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मार्च की शुरुआत की गई। ग्वालियर में कांग्रेस नेताओं ने फूलबाग चौराहे से महाराज बाड़े तक मार्च निकाला। गुना में राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह मार्च में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस ने अम्बेडकर के अपमान वाले मुद्दे पर मार्च निकाला। रायपुर के घड़ी चौक से निकाला ये मार्च कलेक्टर चौक पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा तक पहुंचा। कांग्रेस पदाधिकारियों ने अम्बेडकर सम्मान मार्च निकाला। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक बाबा साहेब पर कांग्रेस के हल्ला बोल पर पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो उपद्रव टिप्पणी की गई बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ, ये हम लोग कभी सहन नहीं करेंगे। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा रही है, इसी बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। मध्य प्रदेश में बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान इंदौर में पुलिस कार्यालय के घेराव के दौरान जीतू पटवारी ने बाबा साहेब की तस्वीर को घुटनों पर रखकर पेन से कुछ लिखने लगे। मतलब पहले रखा और फिर लिख रहे हैं। देखिए आप, मेरे बगल में तस्वीर चल रही है। इसी दौरान किसी ने उनका एक वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो बीजेपी निशाना साधने लगी। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर इस तस्वीर के जरिए तंज कसा और बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया है। इंदौर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। नगर निगम के परिषद सम्मेलन में भी बीजेपी पार्षदों ने ये मुद्दा उठाया। बीजेपी पार्षदों ने जीतू पटवारी माफी मांगे के नारे लगाए। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले बीजेपी पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की है। अभी जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर एमआईसी मेंबर धरने पर बैठे हुए। बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बाबा साहेब को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कदम से कदम मिलाकर के बाबा साहब के आधार पर इस देश में अपनी लाइन पकड़ती है, लेकिन बाबा साहब के भाव को लेकर कांग्रेस ने जो अभी तक अतीत में गलतियां की, जब ये बात निकली तो दूर तक जाएगी। हमने तो नहीं निकाली है। जहाँ रुके हैं आप, लंदन में कार्यक्रम बने तो ज़रूर उनका जो 2 साल पढ़ करके लंदन में वो पढ़ने गए, उस स्थान को ज़रूर देखना है।
मैं जब वहाँ उस स्थान पे गया, जब हमारी सरकार ने तय किया लेने का, तो 8-10 साल मतलब उसमें मुकदमा लड़ना पड़ा। वो कह रहे थे कि इससे फिर हमारी निजता प्रभावित होगी, हमारी शांति प्रभावित होगी। लेकिन माननीय HM साहब, माननीय अमित शाह जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धा है डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब को अपमानित किया। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जिनकी तस्वीर लगने नहीं दी, और जब वो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिए तो एक परंपरा होती है कि उनको अंतिम बार पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है, तो वो हक भी उनसे छीना गया और भारत रत्न उनको नहीं दिया गया। और ऐसे लोग आज उनके नाम से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को 2 नहीं भाई साहब 3 मंत्री मिल सकते हैं, 3 मंत्री मिल सकते हैं। देख लीजिए आप, और ये चेहरे आप देख लीजिए। चलिए आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब भी दिल्ली जाते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो जाती है। ये चर्चा आज फिर से शुरू हो गई है। बहुत जल्दी विष्णुदेव कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, लेकिन जब 2 की जगह 3 की चर्चा होने लगे, 3 की चर्चा होने लगे, तो विस्तार से बात करना जरूरी है। और छत्तीसगढ़ में हरियाणा का फार्मूला लागू हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्या है हरियाणा का फार्मूला, और 2 की जगह क्यों 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं? चलिए सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। कौन कौन बनाए जा सकते हैं ये भी देख लीजिए। दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में संगठन बदलाव के साथ कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज बैठक हुई है और बैठक संगठन को लेकर था। अभी हम लोग का संगठन का महापर्व चल रहा है, मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं, और उस संदर्भ में आज का ये बैठक था। वो सब होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। 14 सदस्यों के मंत्रिमंडल पर उन्होंने संकेत दिया है। सीएम ने कहा है कि सब होगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। इसके साथ ही हरियाणा फार्मूला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से ये भी समझ लीजिए। देख लीजिए, देखिए छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 90-90 सीटों की विधानसभा है। दोनों राज्यों में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 12+1 के फार्मूले पर है, लेकिन 2024 में हरियाणा में 13+1 मतलब 13+1 का फार्मूला लागू हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी 13 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री वाला फार्मूला लागू किया जा सकता है। इस हिसाब से 3 मंत्रियों को छत्तीसगढ़ कैबिनेट में जगह मिल सकती है। समझ गया? ऐसे में किस राज्य में कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं ये जान लेना भी जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए इसको भी समझ लीजिए। 2003 में संविधान संशोधन के बाद मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया। बड़े राज्यों में विधायकों की संख्या का 10% और छोटे राज्यों में 15% लागू किया गया। मतलब यूपी जैसे बड़े राज्यों में कुल विधायकों में से 10% विधायक कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कुल विधायकों में से 15% विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों का 15% 13.5 होता है। मतलब मुख्यमंत्री के साथ 13 से ज्यादा विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री का फार्मूला लागू किया जा सकता है। समझ गया? पूरा समीकरण समझा दिया। अब छत्तीसगढ़ से कौन से नेता जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है ये भी समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में पुराने नेताओं के साथ नए विधायकों को मौका मिल सकता है। मंत्री पद के लिए रायपुर संभाग से 4 नेताओं के नाम की चर्चा है। ये नेता कौन है ये भी समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। देख लीजिए, पहला नाम रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत का है, जो रमन सरकार में 15 साल मंत्री रहे। राजेश मूणत को सरकार में काम करने का लंबा अनुभव है। अगर वरिष्ठता के आधार पर मंत्री बनाया जाएगा तो इनका नाम आ सकता है। दूसरा नाम कुरुद विधायक अजय चंद्राकर का है, जो रमन सरकार में 10 साल मंत्री रहे। काफी मुखर हैं, बड़े तेज हैं, आक्रामक हैं। इनको भी सरकार के कामकाज का लंबा अनुभव है। ये अभी मंत्री नहीं है, अपने ही मंत्री को खूब घेर रहे हैं विधानसभा में। ये कई महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रह चुके हैं, जबकि नए विधायकों में रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा और रायपुर दक्षिण के सुनील सोनी का नाम भी चर्चा में। इसके अलावा बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल का नाम भी सामने आ रहा है। अमर अग्रवाल भी रमन सरकार के तीनों कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। साथ ही ये बिलासपुर संभाग के बड़े नेता माने जाते हैं। अगर बस्तर संभाग की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का नाम भी चर्चा में है।
आज दिल्ली की बैठक में किरण सिंहदेव के नाम पर भी मंथन हुआ है। अगर प्रदेश अध्यक्ष मंत्री बनाए जाएंगे तो नया प्रदेश अध्यक्ष भी बनाना पड़ेगा। वहीं दुर्ग शहर से विधायक गजेंद्र यादव का नाम भी चर्चा में है। अगर गजेंद्र यादव मंत्री बनते हैं तो यादव वोट बैंक पर इसका असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस बार 3 मंत्री पद के लिए 7 नेताओं का नाम चर्चा में है। चलिए, सब कुछ विस्तार से बता दिया, सारे आंकड़े समझा दिया और आपको सब कुछ बताने के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी है। कई बार सूत्र फेल हो जाते हैं, इसलिए कुछ अंदर की खबर के लिए आपको सीधे लेकर चलता हूं मृगेंद्र पांडे के पास। सूत्र फेल ना होने पाए मृगेंद्र भैया, बेइज्जती ना कराना, बता देना किसको किसको किसकी लॉटरी लग सकती है, क्या संभावनाएं हैं, और जो बैठक हो रही थी वहां के सूत्र आपके क्या बता रहे हैं। देखिए, जो दिल्ली में बैठक हुई है, दिल्ली के लोगों का साफ साफ कहना है कि 3 मंत्री होंगे। 3 मंत्री में गजेंद्र यादव सबसे प्रमुख हैं, उनका नाम पिछले लंबे समय से हम लोग भी बता रहे हैं और दिल्ली के लोगों ने आज उस पर मुहर भी लगाई कि नहीं, गजेंद्र यादव का लगभग फाइनल हो गया। गजेंद्र यादव संघ प्रमुख रहे, बिसराराम यादव के बेटे हैं, उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और दुर्ग शहर से जीत दर्ज की। दूसरा नाम आ रहा है अमर अग्रवाल का। अमर अग्रवाल जो है लगातार बिलासपुर से विधायक रहे हैं, 14 साल मंत्री रहे हैं, तो कुल मिलाकर अमर अग्रवाल की एक छवि भी है, उस साफ स्वच्छ छवि के हैं, सीनियर हैं। इसके अलावा वो जो जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम करते हैं, नगरीय निकाय और जो विकास के कार्यों में उन्होंने पिछली सरकार में योगदान दिया था डॉक्टर रमन सिंह की, तो उस लिहाज से उनका नाम प्रमुखता से आ रहा है। तीसरा नाम जो किरण सिंहदेव का है वो बस्तर कोटे से आ रहा है कि बस्तर से एक व्यक्ति को एक विधायक को मंत्री बनाना है। उस लिहाज से किरण सिंहदेव का ये पिछले 5-7-10 दिनों में ये नाम सामने आया है और आज जो बैठक हुई है, कल भी बैठक जो हुई थी, उसमें भी इस नाम पर चर्चा हुई, जो हमारे दिल्ली के सोर्सेज बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर किरण सिंहदेव, अमर अग्रवाल और गजेंद्र यादव, ये 3 प्रमुख बाकी जिन नामों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो चेहरे दिखा रहे थे, इनकी किस्मत खुल सकती है, इनकी लॉटरी लग सकती है। चलिए, दिल्ली के सूत्रों से बात करते रहिएगा मृगेंद्र जी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। देखिए, हम लोग जब खबर दिखाते हैं ना, तो आपको केंद्र में रखकर खबर दिखाते हैं और उसका असर क्या होता है पता है आपको? लोग निलंबित हो जाते हैं। देख लीजिए, रील बनाने वाली मैडम निलंबित हो गई। रील पता नहीं क्या क्या करवा देगा। आप जब भी खाली हैं रील देखते हैं, काम के दौरान भी रील देखते हैं। मैडम जी रील देख रही थी। विस्तार न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। कैसे? क्योंकि रील में मैडम का खूब इंटरेस्ट था और उस रील को बच्चों से बनवाती थी, पढ़ाने के बजाय। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। डरा धमकाकर बच्चों से रील बनवाने वाली प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता देता हूं, सब कुछ दिखा देता हूं। 20 दिसंबर को सीधे मुद्दे की बात में एक खबर दिखाया था। यह खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की थी। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भंसुली की प्रधान पाठक कुमारी वर्मा बच्चों से अपना रील बनवाती थी। अगर बच्चे रील बनाने से मना करते थे तो उन्हें डराती धमकाती थी। मैडम जी बच्चों से कहती थी, अगर मेरा रील नहीं बनाओगे तो बहुत मारूंगी और टीसी काटकर घर भेज दूंगी। इसके अलावा मैडम जी छोटी छोटी बच्चियों को गंदी गंदी गालियां भी देती थी, ऐसा आरोप है। मारपीट के डर से बच्चियां पढ़ाई छोड़कर मैडम जी का क्या करती थी? रील बनवाती थी। आखिरकार परेशान होकर छोटी छोटी बच्चियां बेमेतरा जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा के पास पहुंची। बच्चियों ने रोते रोते अपना दर्द बताया था। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाते हुए प्रधान पाठक पर कार्रवाई की मांग भी की थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक ने बड़ी कार्रवाई की और शिकायत के 4 दिन बाद प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया। आगे सब बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। देखिए, मैडम जी पढ़ाती कम है, रील ज्यादा बनवा रही हैं। नहीं करना मैडम जी ऐसा। थोड़ा नीचे करिए, थोड़ा नीचे करिए। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भंसूली का है, जहां प्रधान पाठक कुमारी वर्मा ने शिक्षक की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है। अनार छीलने के लिए भी बोलती है, कपड़ा सिलने के लिए भी बोलती है हमारे बच्चों को। काम नहीं करते तो बोलती है टीसी काट दूंगी, कोई भी स्कूल में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ का, ऐसा बोलती है। छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं, रोते रोते अपना दर्द बता रही हैं। ना गंदा गाली दे रही थी और ना इतना धमकी दे रही थी कि तुम्हारा पैर हाथ तोड़ के रख दूंगी, ऐसे करके धमकी दे रही थी। साड़ी पहनाना, लिपस्टिक लगाना, बाल कोड़ना, ऐसे बहुत सारे काम करवाते हैं सर। हमें अम्मा बहन की गाली दी जाती है सर, हमारे माता पिता को अच्छे से पालन पोषण नहीं किया है करके बोलते हैं सर। शिक्षिका के द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया गया है तो
उसका भी विधि सम्मत जो है वो निर्णय करेंगे। स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, बच्चों से जबरदस्ती रील बनवाने के लिए नहीं। लेकिन फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में मैडम जी पढ़ाती कम थी और रील ज्यादा बनाती थी। एक शिक्षक होकर इस तरह की हरकत बिल्कुल ठीक नहीं। ऊपर से मैडम जी बच्चों के साथ गाली गलौज भी कर रही थी। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं दुर्ग के संभागीय संयुक्त संचालक RL ठाकुर, सुन लीजिए। सरकारी मिडिल स्कूल बनसोली की शिक्षिका श्रीमती कुमारी वर्मा के द्वारा बच्चों से रील बनाने के लिए दबाव बनाने और बात नहीं मानने पर उनके मारने पीटने की शिकायत उनकी मिली थी और अमर्यादित शब्दों के उपयोग करने की शिकायत मिली थी। तदनुसार कल निलंबन करने की कार्रवाई की गई है। तो प्रस्ताव था उसमें पेपर कतरन था, एक तो विस्तार न्यूज का था, उसके बाद उन्होंने जांच करवाया था, वो उसमें संलग्न था। समझ गए आप? विस्तार न्यूज बाकायदा लेटर में भी लिखा है, पत्र में भी लिखा है। बच्चियां रोएंगी तो विस्तार न्यूज का सहयोगी पहुंचेगा ना। विस्तार न्यूज आपकी खबर दिखाता है ना, इसलिए कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग भी मान रहा है कि विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, इसलिए कार्रवाई। प्रधान पाठक कुमारी वर्मा जैसे शिक्षक कभी भी, आप समझ रहे हैं ना कि इस तरह से अगर करेंगे तो उसका असर ऐसे ही होगा। लेटर देख लीजिए आप बगल में, देखिए विस्तार न्यूज का नाम लिखा है, देखिए विस्तार न्यूज का जिक्र किया गया है कि नहीं किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपकी खबर जनहित की खबर दिखाएंगे तो शासन प्रशासन भी उसकी सुध लेगा और खबर का असर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब चिंता जता रहे हैं। आजकल इस समय जैसे फ़ोन आप किसी को करते हैं तो कॉलर ट्यून के पहले बोलने लगता है ना कि ये साइबर ठग हो सकते हैं और ये वो, थोड़ा आप इरिटेट भी होते हैं कि कोई भी फ़ोन लगाओ ये कौन सा टोन बजने लग जा रहा है भाई, कौन सा टोन बजने लग जा रहा है। ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ का पैसा थाईलैंड भेजा जा रहा है। बताइए कौन भेज रहा है भाई छत्तीसगढ़ का पैसा थाईलैंड? छत्तीसगढ़ का पैसा थाईलैंड कैसे जा रहा है? ठगी हो रही है। छत्तीसगढ़ में हो रही ठगी का विदेश कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी ठगों के निशाने पर है। लगातार मैं दिखा रहा हूं आपको, लगातार 500 करोड़ से ज्यादा की ठगी तो मैं दिखा चुका हूं। क्या है पूरा मामला विस्तार से आज भी बता देता हूं, देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ठग जाल बिछाकर करोड़ों रुपए उड़ा ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल हजारों करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है और ठगी के पैसे सीधे विदेशों में भेजे जा रहे हैं। साइबर ठगों का एक बड़ा गिरोह इसके लिए काम कर रहा है। विदेशों में किसके खाते में और कहां पैसे भेजे जा रहे हैं, सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं। राजधानी रायपुर रेंज साइबर थाना ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने साइबर ठगी की रकम को विदेश भेजने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों का नाम पवन गगनदीप, संदीप रात्रा और राजवीर सिंह है। राजवीर को छोड़कर बाकी तीनों दिल्ली के रहने वाले हैं। और जानते हैं आरोपियों के बैंक खातों में से 429 करोड़ का ट्रांजैक्शन पाया गया है। मतलब 450 करोड़ करीब। 429 करोड़ अगर ठगी से मिल जा रहा है, काहे नौकरी करेंगे ये लोग? बहुत बड़ी रकम है ये ठगी। ठगी के इन पैसों को आरोपी किस तरह से विदेशों में भेजते थे ये भी आप समझ लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले ये ठग दिल्ली से रायपुर आए और बिना रेंट एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन के इन्होंने घर खरीदा। इसके लिए ठगों ने स्थानीय लोगों की मदद ली। इसके बाद ठगों ने आधार कार्ड में अपना पता बदलवाया और फिर सीए की मदद लेकर फर्जी कंपनी खोल दिया। इस कंपनी का नाम फ्रीस्टेक सोल, जीपी इंटरप्राइजेस और क्रोमा शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स है। इस कंपनी के आधार पर 30 से ज्यादा बैंकों में अकाउंट खोले गए। यह बैंक अकाउंट कोई आम अकाउंट नहीं बल्कि फॉरेक्स अकाउंट थे, जिसके जरिए ठगी के करोड़ों रुपए यूएस फॉरेन अकाउंट थे, यूएस डॉलर में बदलकर हांगकांग और थाईलैंड भेजे गए। ठगी के पैसों को बिजनेस का पैसा दिखाकर विदेशों में भेजा जा रहा था। इसी तरह ठग हर दिन 40 लाख से 1 करोड़ तक का लेन देन कर रहे थे। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी की एक रिपोर्ट आई है, उसको देखना चाहिए। देखिए।
रायपुर में ठग दफ्तर बनाते थे और उस दफ्तर को डार्क रूम की तरह इस्तेमाल करते थे। डार्क रूम मतलब जहां से ठग साइबर अपराध को अंजाम देते थे। अभी तो 10 ही दिन हुआ है, मेरे हिसाब से फिजिकल सामान तो कुछ ये लोगों के पास नहीं है। हाँ, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, बाहर तो ऐसा कुछ नहीं लगा है। अब विस्तार न्यूज़ आपको वो जगह दिखाने जा रहा है जो एक फर्जी कंपनी ने अपना दफ्तर खोल रखा था। ये राजधानी रायपुर में प्रोग्रेसिव पॉइंट कॉम्प्लेक्स में खोला गया था। देखिए, हम लोग उसी फर्जी कंपनी के दफ्तर के बाहर इस वक्त खड़े हैं और कंपनी का नाम दिखा दीजिए दुर्गेश जी। कंपनी का नाम है क्रोमा शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। जीएसटी नंबर गायब है। ये साइबर ठग पहले आम लोगों को झांसे में लेकर ठगते थे, फिर ठगी के पैसे को सेटल करने के लिए सीधे विदेश भेजते थे। ये पैसे कौन कौन सी कंपनी को भेजे जा रहे थे, ये भी देख लीजिए। देखिए, ठगी का पैसा रायपुर से हांगकांग की 4 कंपनियों को भेजा जा रहा था। इनका नाम हाइपरलिंक इन्फोसिस्टम लिमिटेड, ब्लू ऑर्किड ग्लोबल, कंसाई इंटरनेशनल लिमिटेड और MS मॉर्निंग है। इसके अलावा थाईलैंड की 4 कंपनियों में भी ये पैसे भेजे जा रहे थे। इन कंपनियों का नाम NRI सिस्टम टेक्नो, परसोल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबल विजार्ड टेक्नोलॉजी और डाटा आर्ट टेक्नोलॉजी है। इन्हीं कंपनियों से डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग, फ्रॉड और अन्य साइबर अपराधों से संबंधित IP की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस को आरोपियों के पास से 41 बैंक अकाउंट, कंप्यूटर, डॉलर परचेस इनवॉइस, वन टाइम पासकोड डिवाइस, UPI स्कैनर के साथ अलग अलग एड्रेस के आधार कार्ड भी मिले हैं। इन आरोपियों के खिलाफ बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया है। साथ ही 2 करोड़ रुपयों को पुलिस ने होल्ड भी कराया है। पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं सिटी SP लखन पटले, सुनिए। ये लगभग 4 अकाउंट थाईलैंड में, 4 अकाउंट इन्होंने हांगकांग में खोले थे और इन्होंने ठगी का जो पैसा है उसको US डॉलर में कन्वर्ट करते थे और फॉरेक्स अकाउंट के जरिए इसको US डॉलर में बदल करके विदेश में भेजा करते थे। इनके पास जो लगभग 50 से अधिक अकाउंट को जब्त किया गया है और जो ट्रांजैक्शन है 429 करोड़ के आसपास का है और 2 करोड़ से अधिक रकम को इसमें होल्ड कराया गया है। इस गिरोह के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ लिख कर ये अपनी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। इस मामले की पूरी छानबीन होनी चाहिए और जितने भी लोग इस गिरोह में पढ़ लिख कर ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है? ये तो पुष्पा 2 से जुड़ी है। पुष्पा 2 के हीरो को पुलिस ने फिर बुलाया है। पिक्चर बना के पूरे देश में हिट होने के बाद पुलिस नहीं छोड़ रही है। आज पुष्पा से पुलिस ने फिर पूछताछ की है। पुष्पा से, उसी वाले पुष्पा से। अभिनेता अल्लू अर्जुन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं भाई साहब। एक तरफ अल्लू अर्जुन हैदराबाद पुलिस के रडार पर हैं, तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। चलिए विस्तार से सब कुछ बता देते हैं। 5 दिसंबर 2024 को पुष्पा 2 रिलीज हुई थी। फिल्म में जबरदस्त ओपनिंग के साथ खूब पैसा कमाया और एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन रिलीज होने के बाद से ही पुष्पा 2 को लेकर बहुत बवाल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता देता हूँ। देखिए 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और उसका 8 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। 13 दिसंबर को इस मामले में पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया था। फिलहाल अल्लू अर्जुन जमानत पर बाहर है। ये मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अल्लू अर्जुन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बाद में अल्लू अर्जुन ने इसे चरित्र हत्या का प्रयास बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर 22 दिसंबर को प्रदर्शनकारियों ने अल्लू अर्जुन के आवास पर तोड़फोड़ की थी और नारेबाजी करते हुए मारी गई महिला के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जो हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के थे। अब ये मामला दोबारा सुर्खियों में आ गया है। संध्या थिएटर में हुए भगदड़ को लेकर हैदराबाद पुलिस ने एक नया नोटिस जारी किया, जिसके बाद अल्लू अर्जुन आज पूछताछ के लिए पेश हुए। इस दौरान अल्लू अर्जुन ने पुलिस से
अल्लू अर्जुन से पुलिस ने करीब 4 घंटों तक पूछताछ की है। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था, अब पुष्पा 2 के एक सीन को लेकर भी बवाल शुरू हो गया है और शिकायत दर्ज कराई गई कि वो सीन क्या है ये भी जान लीजिए। शिकायत दर्ज कराई गई है जिस सीन को लेकर, पुष्पा 2 के एक सीन में एक्टर स्विमिंग पूल में यूरिनेट करते नजर आ रहे हैं और उस समय पूल में एक पुलिस अफसर भी मौजूद है, जिसको लेकर तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर नेता थीनमार मल्लाना ने शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में अल्लू अर्जुन, डायरेक्टर सुकुमार और प्रोड्यूसर्स का नाम शामिल किया गया है और कहा गया है कि यह सीन पुलिस अफसरों की गरिमा के खिलाफ है। अब आगे देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कांग्रेस के नेता इसे बिना भेदभाव के कानूनी कार्रवाई बता रहे हैं, दूसरी ओर अल्लू अर्जुन के समर्थक इसे टारगेट करने वाली कार्रवाई बता रहे हैं। सब कुछ विस्तार से बता दिया, आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कौन सी खबर है ये बता देते हैं। टाइम कितना हो गया है? अभी है एक प्रेम कहानी है और समझ नहीं आ रहा है कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। आपको ये खबर देखना चाहिए। आज एक ऐसी प्रेम कहानी पर बात होगी जिसकी चर्चा पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। फेसबुक खोलिए या इंस्टाग्राम, हर तरफ केवल एक प्रेम कहानी की चर्चा है। कहानी भले ही नेपाल की हो लेकिन चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मैं भी मानता हूं कि 7 जन्मों का तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस जन्म में जिसका साथ मिला है उसके ही साथ दुख और सुख में एक सा होकर रहना है। और ऐसा ही कुछ किया है नेपाल के विवेक और सृजना ने। आज सृजना और विवेक की प्रेम कहानी पर विस्तार से बात होगी। हर आदमी सुनना, देखना, जानना चाहता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि विवेक और सृजना हैं कौन। विवेक और सृजना नेपाल के रहने वाले पति पत्नी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। दोनों इंस्टाग्राम पर रील बनाते थे। विवेक को अक्सर सिर में दर्द रहता था। एक दिन MRI कराने पर पता चला कि विवेक को कैंसर है। डॉक्टर्स ने बताया कि विवेक का कैंसर स्टेज 4 पर है और उनके पास केवल 6 महीने का समय बचा है। और इसके बाद शुरू हुआ प्रेम का असली संघर्ष। विवेक की पत्नी सृजना उनका ध्यान बच्चों की तरह रखने लगी। दोनों को मालूम था कि उनके पास समय बहुत कम है, इसलिए उस कम समय को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं पढ़ा था कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, लेकिन एक वक्त में किया गया प्रेम हमेशा के लिए ठहर जाता है। और विवेक सृजना का प्रेम दुनिया में हमेशा मिसाल के तौर पर ठहरा रहेगा। कैंसर का पता चलने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं था जब सृजना अपने पति को व्हीलचेयर पर बाहर घुमाने ना ले जाती हो। सृजना रोज विवेक को बच्चों की तरह तैयार करती थी। कीमोथेरेपी के दौरान सृजना ने विवेक के सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया। त्योहार मनाने से लेकर छोटी छोटी खुशियां दोनों साथ में ही मनाते थे। ये तस्वीर देख लीजिए, देखिए तस्वीरें विवेक के जन्मदिन की है। अगस्त में विवेक का जन्मदिन था और दोनों ने इस पल को बहुत ही खास बनाया था। सृजना को शायद पता था कि विवेक का आखिरी जन्मदिन हो सकता है, इसलिए जन्मदिन को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कैंसर से लड़ाई लड़ते हुए एक समय ऐसा भी आया जब विवेक के बाल पूरी तरह झड़ गए। विवेक बुरा फील ना करें, इसके लिए सृजना ने भी अपने बाल काट लिए। विवेक और सृजना ने कैंसर की जंग भले ही 1 साल तक लड़ी हो, लेकिन जंग इतनी खूबसूरत थी कि देखने और सुनने वाला हर कोई केवल भावुक हो रहा है। अपने देश का कोई भी व्यक्ति शायद कभी विवेक और सृजना से नहीं मिला होगा, लेकिन हर व्यक्ति उनसे अपने आप को कनेक्ट कर रहा होगा। विवेक और सृजना की प्रेम कहानी की शुरुआत 9 साल पहले स्कूल में हुई थी। विवेक स्कूल में सृजना के सीनियर थे। दोनों ने 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी का फैसला किया। इसके बाद कुछ साल पहले PhD करने के लिए अमेरिका चले गए। साल 2024 की शुरुआत में कैंसर का पता चला और तब से आज तक दोनों ने जिंदगी का हर दिन ऐसे जिया जैसे आखिरी हो। और अब विवेक का वो आखिरी वीडियो देख लीजिए जिसमें विवेक के निधन के बाद सृजना उनसे कुछ कह रही है। देखिए वीडियो, देखिए। विवेक को आत्मा, ये चीख
और ये रोना सुनकर आपकी आत्मा भी कांप गई होगी। ये कहानी खत्म हुई और ऐसे मार्मिक मोड़ पर खत्म हुई कि लोग भावुक भी हैं और इस कहानी को देखकर सुनकर ये सोच रहे हैं कि प्रेम करो तो ऐसा ही करो। और इसीलिए मुझे लिखना पड़ा, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, आप समझिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कई बार आपको पता नहीं होता है कि इसको आप क्या कहेंगे। जिंदगी खत्म हो गई और एक ने जिंदगी खत्म कर दी। यही है प्रेम, और यही है प्रेम की ताकत।